बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 23 आपके फाइनल टर्म का फर्स्ट लेक्चर है, प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। शॉर्ट रिपोर्ट्स हमने देखी, लॉन्ग रिपोर्ट को हम यहाँ बनाना नहीं सीख रहे, पहले उसकी प्लानिंग देख रहे हैं। प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट, ये आउटलाइन जिसकी ढेर सारी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ रिपोर्ट। When you gather facts, you need to arrange them in a suitable format। जब आप फैक्ट गैदर करते हैं रिपोर्ट्स के लिए, तो आपने उनको एक सूटेबल फॉर्मेट में करना होता है, उनको अरेंज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। Before putting a single word on the page, follow the following series of steps that form the foundation of any report। किसी भी रिपोर्ट की फाउंडेशन ये वाली सीरीज़ बनाती है। इनको आपने अंडरलाइन कर लें, इसको आपने मेमोराइज करना है। डिफाइन द आउटलाइन और पर्पस। सबसे पहले उस रिपोर्ट की आप आउटलाइन प्रिपेयर करें और पर्पस डिफाइन करें कि आपकी रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या, पर्पस क्या, गोल क्या, आपका एम ऑब्जेक्टिव क्या है। देन आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन। जिस चीज़ के लिए आपने रिपोर्ट प्रिपेयर की, इन्वेस्टिगेशन या जो आपने अपनी रिपोर्ट में प्रोग्रेस की, जो पॉजिटिव आप कह लें आपके सक्सेस है, उसको आप करें, आउटलाइन करें। प्रिपेयर अ वर्क प्लान। वर्क प्लान मीन्स आपकी रिपोर्ट होगी, किसी भी टाइप की रिपोर्ट होगी ना, किसी काम के बारे में होगी या कुछ जो आपने किया हुआ है, वो एक प्रॉपरली प्लान्ड चीज़ है जिसके बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसको प्लान को आप वर्क प्लान को एक रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर करें। फिर कंडक्ट रिसर्च एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड डेवलप रिकमेंडेशंस। ये सारे काम करने। आगे हम बारी बारी रिपोर्ट्स की टाइप्स सारी पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे सब में रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, ये सारा कुछ कैसे आता है। लेकिन ये आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट आउटलाइंस दी गई हैं, इनको अपने माइंड में रखना है। किसी भी रिपोर्ट को लिखने के लिए पहले ये सारी चीज़ें ढूंढें। फिर क्या करें, डिफाइनिंग द क्वेश्चन। द पर्सन हु ऑथोराइजेज द रिपोर्ट डिफाइंस द क्वेश्चन सच एज। मीन्स आप जो बंदा रिपोर्ट तैयार कर रहा है या जो ऑथोराइज कर रहा है रिपोर्ट को, वो उसके माइंड में ये बातें होनी चाहिए कि रीडर्स के माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका वो रिपोर्ट में पहले से उसको आंसर करें। एग्जाम्पल्स देखें क्वेश्चन की। व्हाट नीड्स टू बी डिटरमिन्ड, यानी कि किस चीज़ का रीडर्स डिटरमिन करना चाहते हैं आपकी रिपोर्ट पढ़ के। वाई इज़ दिस इशू इंपॉर्टेंट, कि आपका इशू जो आपने रिपोर्ट में हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट क्यों है, रीडर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों वो इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो उसको पढ़ रहे हैं। Who is involved in the situation, where is the trouble actually located, how did the situation originate। ठीक है, रिपोर्ट में अगर आपने कुछ सिचुएशन क्रिएट किया, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, उसका बैकग्राउंड बताना, इंट्रोडक्शन बताएंगे। और आपने ट्रबल में आप प्रॉब्लम्स बताएंगे आपको, जो अपनी प्रोग्रेस में या आपको रिपोर्ट में या वर्क प्लान में जो फेस करना पड़ी। ठीक है। डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अ पर्पस स्टेटमेंट इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस विच समराइज द स्पेसिफिक टॉपिक एंड गोल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे हम टॉपिक सेंटेंस पढ़ा करते थे ना, कि किसी भी सेंटेंस का, स्टेटमेंट का टॉपिक सेंटेंस होता है हर पैराग्राफ का। इसी तरह हर रिपोर्ट का एक पर्पस स्टेटमेंट होती है जो उसके टॉपिक को और उसके गोल को डिक्लेयर करती है, बताती है। इट इज़ टिपिकली इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन टू गिव द रीडर एन एक्यूरेट एंड कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग विद द डॉक्यूमेंट विल कवर एंड व्हाट ही शी कैन गेन फ्रॉम रीडिंग इट। कहाँ होती है ये स्टेटमेंट, ये इंट्रोडक्शन में होगी। आप आगे पढ़ेंगे सारी रिपोर्ट्स, उनके आउटलाइंस पढ़ेंगे, सुपर स्ट्रक्चर्स हम रिपोर्ट के डिस्कस करेंगे आगे। तो सब रिपोर्ट्स में डेफिनेटली इंट्रोडक्शन तो होता है ना, तो इंट्रोडक्शन में हमने ये स्टेटमेंट ऐड करनी है जो आपका टॉपिक बताएगी और गोल बताएगी। An effective statement of purpose should be specific and precise, not general, broad or obscure. Concise, 1 or 2 sentences, clear, not vague, ambiguous or confusing. Goal oriented, stated in terms of desired outcomes। ठीक है, ये उसकी होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक आपकी गोल ओरिएंटेड या आपकी जो पर्पस स्टेटमेंट है उसकी, यानी कि स्पेसिफाइड हो, कंसाइज हो, क्लियर हो, आपके गोल पे फोकस कर रही हो और उसमें आपने फजूल बातें ऐड नहीं करनी, एम्बिगुअस नहीं रखना, उसको वेग नहीं रखना, अनक्लियर नहीं रखना, क्लियर बताना है। ठीक है, जनरल नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए। जो आपका टॉपिक है, पर्पस है, गोल है, उसको स्पेसिफिकली वो उसको एक्सप्लेन कर रही हो। For informational report, you might phrase the statement of purpose by saying। information report में आप purpose statement कैसे बना सकते हैं, purpose देखें। to summarize the next extent of substance abuse among plant employees। however फॉर योर एनालिटिक रिपोर्ट जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस माइट बी। अच्छा, इसको पहले देखते हैं। टू समराइज द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ अमंग प्लांट एम्प्लॉयज़, के प्लांट के जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनके दरमियान आप क्या समराइज करें, द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। इसको पर्पस यानी कि आपका अगर कोई इस तरह से, ये इंजीनियरिंग से रिलेटिंग रिपोर्ट है, उसकी पर्पस स्टेटमेंट की उसने एग्जांपल दी हुई है, आप आगे देखें। ये इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट है जिसकी पर्पस स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है कि एम्प्लॉयज़ के सब्सटेंस को, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंस को वो समराइज करे। एनालिटिक का रिपोर्ट की पर्पस स्टेटमेंट देखें। टू एनालाइज द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़,
उधर हम कर रहे हैं कि उनके एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंस को समराइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट की पर्पस स्टेटमेंट को। और एनालिटिक रिपोर्ट की जो पर्पस स्टेटमेंट है, यहाँ इफेक्ट्स ऑफ इम्प्लॉय सब्सटेंस एब्यूज और प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिकमेंड वेज टू काउंटर एक्ट दीज इफेक्ट्स, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल डेफिनेटली आपको एनालाइज करना कहते हैं, तज्जिया करना किसी चीज़ का, तो एनालिटिकल रिपोर्ट डेफिनेटली हम वो एक तज्जिया कारी की रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसमें फिर ऐसी पर्पस स्टेटमेंट होगी इंक्लूड। बी आप देखें, आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, दीज रिपोर्ट्स ऑफर डेटा, फैक्ट्स, फीडबैक एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस ऑफ सिचुएशन और रिकमेंडेशन। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट रिपोर्टिंग इफेक्ट में बी फैक्टर बाय सब टॉपिक्स। कौन सी रिपोर्ट्स? ऐसी रिपोर्ट जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं। इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट्स की आपने एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, फैक्ट्स होता है इनमें, डेटा होता है या अदर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नाम से आपको पता चला इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट, तो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अच्छा, इनके सब टॉपिक्स क्या हैं? इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, आप इसको अपने ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस में अरेंज करें, यानी कि पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लाएं, फिर उसके बाद आपने इन्फॉर्म करना है ना, इस तरह ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस में अपनी रिपोर्ट को अरेंज कर लें। इसमें देखते हैं हम, इफ़ यू आर रिव्यूइंग 5 प्रोडक्ट लाइन्स, ठीक है, यू माइट ऑर्गेनाइज योर स्टडी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ रिवेंज दे ग्रांटी दे जनरेट। अच्छा, यानी कि 5 प्रोडक्ट्स लाइन की आप रिपोर्ट अगर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट है, 5 प्रोडक्ट्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देनी है आपकी रिपोर्ट को, तो क्या आप करेंगे? अपनी रिपोर्ट को इस तरह एनालाइज करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है प्रोडक्ट, उसको पहले लाएंगे, फिर कम वाले को, फिर कम वाले को। देखें ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस भी उनकी ऐसी होगी ना, जो प्रोडक्ट ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसकी डेफिनेटली ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, फिर बारी बारी आप उनको लाते जाएँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा है सीक्वेंटियली, इफ़ यू आर स्टडिंग अ प्रोसेस प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप 1 2 3, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर तो स्टडिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो आपने बताना है पहले आपने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। एक है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी हमने इसको पढ़ के आए हैं पहले भी डिटेल में, फिर देख लेते हैं कि व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ चेन ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज द स्टडी अकॉर्डिंग टू द इवेंट दैट हैपन्स फर्स्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये होता है कि आपने कोई रिपोर्ट लिखी है, आपने 2005 से आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और 2010 में आपने समझे रिपोर्ट लिखी है। अब आप बताएंगे 2005 में पहले ये हुआ, फिर 6 में ये हुआ, 7 में ये हुआ, 8 में, यानी कि आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इवेंट्स का जो सीक्वेंस है, चेन है इवेंट्स, जैसे जैसे हैपन हुए वैसे वैसे आप रिपोर्ट में उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू आर स्टडिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, स्टडी इट लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। ये स्पेचुअल है। फिजिकल अगर चीज़ करें तो इनसाइड टू बॉटम, इनसाइड टू आउटसाइड, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये आपने याद भी रखना है, ठीक है। स्पेचुअल जो स्टडी है उसमें आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी रिपोर्ट को। जियोग्राफिकली, इफ द लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर यू स्टडी जियोग्राफिकली, अगर इन लोकेशन है यानी कि कोई आपका इंजीनियरिंग, आप कह रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड से आपका कोई है जिसकी आपने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, प्लांट है कोई, किसी सिटी में आपने अपना कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो उसमें जो जियोग्राफिक ऐड हो जाएगी ना, इंक्लूड हो जाएगी, तो आप जियोग्राफिकली उसको अपनी रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट आ गया कैटेगोरिकली, इफ़ यू आर आस्क्ड टू रिव्यू सेवरल डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट यू नीड टू लुक एट वन कैटेगरी एट अ टाइम, फॉर एग्जांपल सेल्स, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट के डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स यानी कि मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आपको क्या रिपोर्ट बनानी है, आप एक एक पहलुओं को बारी बारी जिक्र करेंगे, यानी कि पहले सेल से डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉफिट और फिर इन्वेस्टमेंट, इनको बारी बारी, ये नहीं कि सेल में आप इन्वेस्टमेंट मिक्स कर रहे हैं, प्रॉफिट मिक्स कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। कैटेगोरिकली चलना है। ये होगी इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट बनाने के ये तरीके हैं, इनमें से किसी भी तरीके से आप इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब सेकंड हम आ गया एनालिटिकल रिपोर्ट्स पे। दीज रिपोर्ट्स ऑफर बोथ इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड दे कैन आल्सो पर्पज रिकमेंडेशंस। इनका 3 काम होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देती है, एनालाइज भी करती है और रिकमेंडेशन भी करती है एनालिटिकल रिपोर्ट, ठीक है। ये याद रखनी है अपने तीनों बातें इसके हवाले से। For example, an analytical report on why are we having trouble in hiring secretaries, कि secretaries को हायर करने में हमें ट्रबल या फेस क्यों करना पड़ती है, कोई मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है। विल लुक इन टू फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, इस बात पे आपने एनालिटिकल रिपोर्ट लिखे, इस बात का तज्जिया करना, रिपोर्ट लिखनी है, उस पर उसके एस्पेक्ट्स ये होंगे। सैलरीज आर टू लो, वट डू वी पे अवर सेक्रेटरीज, के सैलरीज उनकी कम होती हैं, उनको हम पे बैक क्या करते हैं सेक्रेटरीज को। और हाउ इम्पोर्टेंट इज़ पे इन इन्फ्लुएंसिंग सेक्रेटरीज जॉब चॉइसेस,
द सेट टॉपिक कैन बी ब्रोकन इनटू फॉलोइंग पार्ट्स टू स्टार्ट एनालिटिकल प्रोसीजर। अवर लोकेशन इज पुअर, डिक्रीज ट्रेंड ऑफ ऑप्टिंग प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, कि प्रोफेशन में सेक्रेटरी को ऑप्ट करना, उसको चूज़ करने का ट्रेंड कम हो गया है। मतलब एक बॉस होता है, उसमें सेक्रेटरी कम होते हैं काफ़ी प्रोफेशन में, सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेक्रेटरी का काम होता है ना डाटा एंटर करना, डायरी रखता है, बॉस की याद करता है, वो मतलब कब कब मीटिंग है, सारा ये काम अब वैसे ही टेक्नोलॉजी का दौर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हो रहा है। मतलब वो अपने अलार्म सेट कर दे या फिर वो रिमेंबर सेट कर दे, वट एवर, इसके काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं। तो मतलब ये है कि इसका इसलिए ट्रेंड कम हो गया। दूसरा, हमारी लोकेशन पुअर हो गया है सोसाइटी में, यानी कि एक सेक्रेटरीज को रखना मतलब एक आप कह लें कि एक दूसरे पर्सन को अपने पर्सनल अफेयर्स में इन्वॉल्व करना, पर्सनल अफेयर इन सेंस बिजनेस के पर्सनल अफेयर में, तो अफेयर्स में, तो ये भी ट्रेंड कम हो गया। इसलिए मतलब हमारी लोकेशन, ये मतलब दो इसकी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो सेक्रेटरीज को हायर करने में हम ट्रबल फील करते हैं, हमें ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं मिलता, ये भी बात है। फिर हम उनको सैलरीज उनकी लो होती हैं क्योंकि उनका काम ज़्यादा नहीं होता, फिर ट्रेंड भी कम हो रहा है। ये सारी इसमें ना मकसद आपको समझाने का ही है। एक एनालिटिकल रिपोर्ट है, क्वेश्चन दिया, इस पर आपने एनालाइज किया, रिपोर्ट पर रिपेयर किया, उसमें ये वाले आपके सब टॉपिक्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट देखें रूल्स ऑफ डिवीजन। यू कैन डिवाइड द टॉपिक इनटू एटलीस्ट 2 पार्ट्स। अपने टॉपिक को कम से कम 2 पार्ट्स में ज़रूर तकसीम करें। इससे क्या होगा, चूज अ सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल बेसिस और गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द डिवीजन। व्हेन डिवीजन अ होल इनटू 2 पार्ट्स, रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 1 बेसिक एट अ टाइम एंड मेक श्योर दैट ईच ग्रुप इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। बी थॉरो व्हेन लिस्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ होल। मतलब इसका ये है, रूल ऑफ डिवीजन का ये मतलब है कि अपने टॉपिक को कम से कम 2 पार्ट्स में ज़रूर डिवाइड करें। डिवीजन का ये मतलब है ना कि आप डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे क्या होगा, आपको लिखने में आसानी होगी, आप अच्छा सा लिख पाएंगे। तो मतलब एक जो अगर आपने डिवीजन दी उसको फोकस करेंगे, फिर आप दूसरी डिवीजन दी उसको फोकस करेंगे, फिर मतलब बारी बारी सबको एक्सप्लेन कर पाएंगे, आसानी से आपका हो जाएगा। रूल ऑफ डिवीजन में यही बात है, ठीक है। और कोई भी मेथड अडॉप्ट करें, या आप इंपॉर्टेंस का, क्रोनोलॉजिकल आर्डर का, जैसे ऊपर हमने ढेर सारे पढ़े, कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लें, उनको डिवीजन करने का, अपने टॉपिक्स को डिवाइड करें और फिर अपनी रिपोर्ट्स पे फर्दर आप प्रोसीड करें। Preparing a preliminary outline. The preliminary outline is the first step of planning reports. रिपोर्ट के प्लान करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रीलिमिनरी आउटलाइन, उसकी शुरू वाली जो आउटलाइंस आपने बनानी है वो। It is basically a plan for organizing the elements of our report. Following are different ways to create and to present a preliminary outline. सबसे पहले आपके पास कौन सा है, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम। इट कंटेन्स लेटर। अल्फा न्यूमेरिक से आपको पता चल रहा है न्यूमेरिक्स भी होंगे इसमें और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। इफ़ कंटेन्स लेटर्स, नंबर एंड पंक्चुएशन मार्क्स एंड मैथमेटिकल एंड अदर कन्वेंशनल सैम्बल्स। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये उसने दूसरी न्यूमेरिक्स में 1 लिखा हुआ है, फिर ये 2 है, ये 3 आगे नीचे होगा, इस तरह उसने फिर आगे सब हेडिंग में A B, फिर आगे उसमें दूसरे न्यूमेरिक्स 1 2 C, फिर आगे आ गया, फिर A, फिर आगे सेकंड पार्ट में उसका A का आगे सब 1, फिर उसकी सब हेडिंग स्मॉल a स्मॉल b। देख रहे हैं ना कि अल्फा इसका ये मतलब है ज़्यादा बन रहे हैं पोर्शंस, तो आप उनको इस तरह से सब डिवीजन में अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। और एक है डेसिमल सिस्टम, ये तो आपने मैथ में इससे तो आप अवेयर होंगे। देखें, डेसिमल सिस्टम इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स, एनी नंबर फ्रॉम ह्यूज क्वान्टिटीज टू टाइनी फ्रैक्शंस कैन बी रिटन इन द डेसिमल सिस्टम यूजिंग ओनली द 10 बेसिक सैम्बल्स। सिर्फ 1 से 9 तक सैम्बल्स यूज़ करते हैं और एंड 0, ठीक है। ये 10 बेसिक सैम्बल्स को यूज़ करके द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दीज सैम्बल्स डिपेंड ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द नंबर। द डेसिमल सिस्टम इज आल्सो नोन एज प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपने ये बात याद रखनी है, डेसिमल वैल्यू सिस्टम को आप प्लेस वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं। अब मैं आपको इजी करके समझाती हूँ। आपने मैथ्स पढ़ा है ना, मैट्रिक में, और इंटर में भी पढ़ा हो कुछ बच्चों ने। अच्छा, आप देखते हैं एक्सरसाइज पहले आ गया 1 यूनिट नंबर 1। आप एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे होता है ना, वो सारी 1 में ही चलती रहती हैं क्योंकि वो यूनिट 1 से बिलोंग कर रही होती हैं। 2 यूनिट आ गया तो एक्सरसाइज 2.1, 2.3 वो 2 में चलती रहेंगी। बिल्कुल ऐसे ही ये डेसिमल सिस्टम है, प्लेस वैल्यू सिस्टम जिसको कहते हैं। देखिए 1.0, 1.1, 1.2, 1. आगे 1.2 में भी आपने सब एडिंग करनी है तो 1.21, 1.22 कर लें, और फिर उसको भी करना है तो इसको जितना मर्जी आप लेंथी करते जाएं, आपके लिए आगे ईजी होता जाएगा, आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, ये डेसिमल सिस्टम, इसमें सिर्फ ये 1 से 9 तक और 0, ये 10 डिजिट जो है इसमें बेसिक सैम्बल्स 10 ऐड करनी है, इसमें सिर्फ ये इंक्लूड होगा। नेक्स्ट भी वही प्रोसीड कर रहा है, डेसिमल सिस्टम 1.22, फिर 1.3 आ गया जैसे, और फिर आगे देखें ना सेकंड जो आ गया 2.0, फिर 2.1, 2.11, फिर आगे 2.111, आगे इसकी सब हेडिंग होगी ना फर्दर, फिर 2.112, ऐसे अगर इसकी सब हेडिंग आगे बनेगी 2.112
और आगे फिर उसके वन आ जाएगा। इसी तरह जितना इसको आगे जाते जाएंगे उतना कम्प्लेक्स और ये लेंथी होता जाएगा, लेकिन है बहुत ईजी। जैसे मैंने आपको मैथ्स को समझाया ना, एक्सरसाइज यूनिट का सिस्टम बिल्कुल ये वैसे ही है। आगे अगर प्रिपेयरिंग आप वर्क प्लान, सी पे वर्क प्लान फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिस्कशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टास्क्स टू बी अकम्प्लिश्ड इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट्स, डिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम एग्जैक्ट एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एंड रिजल्ट दैट आर इंटरप्रेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, शेड्यूल्स एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसका यह मतलब है कि आपने अपने वर्क को प्लान करना है। प्लान करेंगे किस तरह, उसमें आप अपने एक्सपेंडिचर से शुरू हो जाएंगे, कॉस्ट से स्टार्ट होके एंड तक सारा कुछ अपना टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल, कोई एक्सपेरिमेंट किया, इन्वेस्टिगेशन किया है, असाइनमेंट बनाई है, शेड्यूल है कोई आपके मैनेजमेंट का, आप सब कुछ उसमें अपना ऐड करेंगे वर्क प्लानिंग ऑफ वर्क में। ठीक है, मतलब डिटेल से अपनी रिपोर्ट के बारे में आपने ईच एंड एवरीथिंग को प्लान ऐसे करना है कि जैसे आपने उसको एक्चुअल में किया ना वैसे आपने उसको प्लानिंग कर लेने के, लिखने में बिल्कुल वैसे उसके सीक्वेंस में चलना है। अब आगे कंटेक्ट रिसर्च, कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। द वेज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, डॉक्यूमेंटल, ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, 3 वेज हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। ठीक है, पहला देखें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा। मतलब क्या, आपके पास कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, कोई आपने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर की है, समझे आपने किसी एक्सपेरिमेंट किया उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर किया, अब उसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मतलब पास्ट में कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है आपके टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वहाँ से ले लेंगे। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है पास्ट से, मतलब उसको आप ऐड कर लेते हैं, ये प्राइमरी डेटा का सोर्स है। ऑब्जर्वेशन में आ जाता है, ऑब्जर्वेशन अप्लाइज योर 5 सेंसेस एंड योर जजमेंट टू इन्वेस्टिगेशन। 5 सेंसेस आपको पता है, टेस्ट, स्मेल, टच, और ये सारी 5 सेंसेस से जो आप चीज़ परसीव करते हैं इसमें ये ऑब्जर्वेशन के सेक्शन में आ जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑर्गेनाइज नोट्स अबाउट ऑकरेंस इन द वर्ड, कि आप वर्ड में जो देख रहे हैं ऑकरेंसेस हो रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, अपनी सेंसेस से 5 सेंसेस से जो वाक़यात, जो ऑकरेंसेस, जो इवेंट्स आप वर्ड में परसीव कर रहे हैं उनके आप स्मॉल नोट्स लें। यानी कि डेफिनेटली वो अब ऐसे तो नहीं होंगे, आप जिस बात पे रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, उसी रिलेटेड होंगे ना। स्मॉल नोट्स लें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसके बाद आप जब रिपोर्ट अपनी डिटेल लिखने लगेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा ये आपका ऑब्जर्वेशन। Observations provide your insight about specific people, events or locals, क्या लिखा हुआ है ये, हाँ locals ही है, locals and are useful when you want to learn more about an event without the basic biased point of view। मतलब विदाउट द बाइस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बाइस्ड का आपको पता है क्या होता है, अब अगर आप नॉन बाइस्ड हो के नॉन बाइस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा लोगों को स्पेसिफिक, आपकी इनसाइट इसमें वो कहते हैं इन्वॉल्व होते हैं। इनसाइट कहते हैं बसीरत को। डेफिनेटली आपके 5 सेंसेस से जो आपने ऑब्जर्व करना है उसमें इनसाइट ही इन्वॉल्व होगी ना। थर्ड, द प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सोर्स दैट इज सर्वेज। ऑफन द बेस्ट वे टू ऑब्टेन प्राइमरी डेटा इज टू आस्क पीपल हु हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड ओपिनियंस। ठीक है, ये बेस्ट वे है सर्वे जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि आपने लोगों से पूछे उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनकी क्या ओपिनियंस है, राय क्या है। इसमें सर्वे में जैसे इंटरव्यू नहीं करते हम लोगों का जाके, जी आपका क्या ख्याल है, जी आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, इस तरह सर्वे का ये मतलब है। ठीक है, A formal survey is a way of finding out what a cross section of people think about something। वही बात जो आपको बताई कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आरा रखते हैं, क्या वो इसके बारे में सजेस्ट करते हैं। और फॉर्मल सर्वे रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजंस। डेफिनेटली कि फॉर्मल सर्वे में बहुत से आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ई पे लास्ट पे हमारा आ गया एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, ड्रॉ कंक्लूजन एंड डेवलप रिकमेंडेशन। किसी भी रिपोर्ट का लास्ट स्टेप है कि आपने डाटा को इंटरप्रेट करना है, कंक्लूजन ड्रा करना है और फिर रिकमेंडेशन डेवलप करके अपने ऑडियंस के सामने रख देनी है। द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग रिपोर्ट इज टू इंटरप्रेट योर इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड डिस्क्राइब द एंड रिजल्ट एंड रिकमेंडेशन। ये तो एक मोटा मोटा सा ना रिपोर्ट्स की, आपने इसमें क्या याद करना है, ये जो हमने ई तक पढ़े हैं ना सारी चीज़ें, इनको आपने सीक्वेंस से याद कर लेना है। 2-4 बातें जो एमसीक्यूज़ के लिए मैंने हाईलाइट कराई उनको आपने देख लेना है। रीड आउट आपने सारे को एक बार से करना है फिर से लेक्चर के बाद, और बस आपने यही तक इनकी हेडिंग्स याद कर लेनी है। बाकी मैंने आपको डिटेल से बता दिया अंदर इसके क्या आता है। आगे हमने डिटेल से बारी बारी इंशाल्लाह आगे अगले लेक्चर्स में रिपोर्ट पढ़नी है सारी, तो आपको ये सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।